13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो काफी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन साथ ही जो एक चर्चा काफी जोरों से चल रही है कि क्या प्रयागराज में, क्या इस महाकुंभ में ये तय होगा कि आखिर मोदी के बाद कौन। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रयागराज ही वो जगह थी आज से 12 साल पहले जब मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। मोदी के नाम पर वो मोहर लगाई गई थी। तमाम जो साधु संतों का जमावड़ा यहां पर लगा था। इसीलिए एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि क्या प्रयागराज में होने वाला जो ये महाकुंभ है, इसमें बीजेपी का अगला पीएम कैंडिडेट या आखिर मोदी के बाद कौन, क्या इस नाम का जो प्रस्ताव है वो आ सकता है। और हालांकि अभी लोकसभा चुनाव दूर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उस चेहरे को प्रोजेक्ट करने की जो तैयारी है वो दरअसल पूरी है कि यहां से प्रोजेक्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद आगे उसी तरह से बढ़ा जाएगा। अब वो चेहरा कौन होगा, इसे लेकर भी तमाम तरह के जो कयास हैं, तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। क्या योगी आदित्यनाथ वो चेहरा होंगे? तमाम एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद या तमाम एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि आरएसएस की तरफ से दरअसल जो ये संकेत है वो ये दे दिए गए हैं कि हाँ, वो चेहरा योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। क्योंकि आप लोकसभा चुनाव देखिए, आप विधानसभा चुनाव देखिए, तो बीजेपी की मतलब कोई भी चुनाव रहे हों, लेकिन जो स्टार प्रचारकों की उनकी लिस्ट है उसमें आपको योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर नजर आएगा। अभी पिछले कुछ टाइम में जिन भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, अभी हाल ही में आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, या फिर इससे पहले बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, हम तमाम अगर राज्यों की बात करें, विधानसभा चुनावों की अगर बात करें, तो उसमें जो रैलीज हैं उसमें सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की देखी गई थी। अभी हाल के अगर मैं महाराष्ट्र चुनाव की बात करूं तो उसमें आपने उनका वो नारा सुना, बटेंगे तो कटेंगे, कितना जोर शोर से वो चला और उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं दिखाई दिया। आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में उन्होंने 11 रैलीज की, 17 कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने वोट मांगे, उनमें से 15 को जीत हासिल हुई है। और योगी जी ने ये जो नारा है, क्योंकि अभी जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो साथ साथ में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे जो उपचुनाव हुए, उन्हें लेकर सबसे पहले ये जो नारा है वो उत्तर प्रदेश से ही निकला था, योगी आदित्यनाथ ने ही दिया था। और उसके बाद इसका जो इस्तेमाल है वो महाराष्ट्र में हुआ। फिर इसके बाद आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस नारे को, ठीक है, अलग तरह से, एक है तो सेफ है का उन्होंने नारा दिया, लेकिन कुछ ऐसी ही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भले ही ये जो नारा है वो योगी आदित्यनाथ के मुख से निकला हो, लेकिन ये आरएसएस का पुराना नारा है और आरएसएस की शाखाओं में ये गाया जाने वाला काफी पुराना गीत है, काफी पुराना गाना है। आजादी के समय से इसे गाया जाता है। तो क्या इस बार कुंभ में, महाकुंभ में जो चर्चा है वो इस गीत को वापस किस तरीके से या वापस चर्चा में लाने वाले की होगी? क्या चर्चा होगी योगी आदित्य के नाम पर, हिंदू एकता की चर्चा होगी? क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की जाती है, कोई बड़ा फैसला जो है, कोई बड़ा ऐलान जो है वो किया जाता है। हाँ, हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस बार वैसा कुछ नहीं होगा जैसा कि हमने 2013 में देखा था, जब मोदी के नाम का अनाउंसमेंट किया गया था, जब मोदी के नाम पर तमाम साधु संतों द्वारा मोहर लगाई गई थी, क्योंकि उस वक्त अगले ही साल चुनाव थे। अभी लोकसभा चुनाव में, और अगर हम बात करें पीएम पद को लेकर यहां पर, तो उसमें अभी 4 साल का फासला है। जो कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो अब 2029 में चुनाव होने हैं। लेकिन बड़े स्तर पर जो हिंदू समाज के जो संगठन है, वो साधु जो समाज है, उनका जमावड़ा और तो कहीं नहीं लगता है, यही सबसे ज्यादा लगता है। तो 2013 में स्थिति अलग थी। अभी अगर बात करें 2024 में हम हैं, 25 में ये महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और लोकसभा चुनाव जो अगला है वो 2029 में होगा। तो 4 साल का फासला है, लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जमीन तैयार की जाएगी, प्रोजेक्ट करने की जो तैयारी है वो होगी। और आरएसएस का ये हमेशा से ही एक स्टाइल रहा है कि वो
किसी को आगे एकदम से ऐसे नहीं लेकर आता है। पहले जमीन तैयार की जाती है, जाहिर सी बात है, फिर उसको उस तरह से खाद पानी जो है वो दिया जाता है। और हर बार हमने देखा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। देश भर के जो भी तमाम हिंदू संप्रदाय के जो मठाधीश हैं, मठ के जो मठाधीश हैं, उन्हें न्योता दिया जाता है। अभी 25-26 अक्टूबर को मथुरा में एक बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया था किस किस को बुलाना है, क्या बुलाना है। बल्कि इस बार कुंभ में उन जनजातियों को, जातियों को भी बुलाने की तैयारी है जिनको इससे पहले नहीं बुलाया गया है। और इसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो है लिंगायत समुदाय का। लिंगायत समुदाय के जो मठ के जो मठाधीश हैं, उनको बुलाने को लेकर चर्चा इस बार है। न केवल इतना, बल्कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उन जनजातियों जातियों को भी बुलाने की बात है। मणिपुर की अगर बात करें तो देखिए वहां पर कुकी और मैतेई में आपने देखा है कि किस तरह से एक जो यहां पर जो एक हिंसा है वो चल रही है, दोनों के बीच किस तरह का टकराव है, तो उन्हें भी यहां पर बुलाने की बात है। लेकिन जहां तक बात लिंगायत समुदाय की अगर करें तो लिंगायत समुदाय का भारत की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं कर्नाटक की या महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो इसीलिए उनको इस बार बुलाया जा रहा है और काफी विशेष इसको माना जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सनातन बोर्ड का जो प्रस्ताव है वो भी लाया जा सकता है। जो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनका ये मानना है कि जो ये प्रस्ताव है वो जरूर आएगा। देखिए, उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड के बारे में जो मुस्लिम है, उन्हें बहुत ही पहले इस बारे में उन्होंने इस पर सोच लिया था। लेकिन जहां तक बात सनातन बोर्ड की करें, सनातन धर्म की बात करें, तो उसको एक मंच पर लाने के लिए या एक बड़ा कदम उठाने के लिए जो जरूरत होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई है। बोर्ड एक तरह से वो मंच होगा